ठीक है, तुम लड़की को गाड़ी में बिठाओ, हम अभी आते हैं। मैंने कहा। मुराद बाहर निकल गया तो मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, जल्दी जल्दी अपना सामान समेट लो। हमारा सामान ही क्या था, ग्लोरिया के पास एक शोल्डर बैग था, मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मेरा ब्रीफकेस नासिर के गुलशन इकबाल वाले बंगले में रह गया था। मुराद अली स्टीयरिंग सीट पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। पिछली नशिस्त पर बॉस की बीवी बैठी थी, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। ग्लोरिया पिछली सीट पर बैठ गई, मैं मुराद के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मुराद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि ग्लोरिया बोली, 1 मिनट ठहरो। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से इस तरफ भागी जहां नासिर की गाड़ी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इसके हाथों में वो मर्तबान था जिसमें ट्रांसमीटर बंद था। इसे बरवकत ट्रांसमीटर का ख्याल आ गया, वरना नासिर का मैनेजर और बकिया अफराद बॉस के अताब का निशाना बन जाते। इसमें क्या है सही, मुराद ने हैरत भरे अंदाज में जौहर को देखते हुए पूछा। इसमें ट्रांसमीटर है, मैंने जवाब दिया। इस पर हम अभी उस आदमी से बात करेंगे जिसने नासिर पर हमला करवाया है। फिर मुझे मुराद के दूसरे साथियों का ख्याल आया तो मैंने इसे पूछा, तुम्हारे बाकी दोनों साथी क्या यहीं रहेंगे? मैंने इन लोगों को खुद ही यहाँ छोड़ा है, वो लोग बड़े साई के साथ गोठ पहुँच जाएंगे। गाड़ी सुपर हाईवे पर दौड़ रही थी। मुराद अली बहुत तूफानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इसका रुख हैदराबाद की तरफ था। अचानक पीछे से हेलो हेलो की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, ग्लोरिया ट्रांसमीटर पर बॉस से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। हेलो आलम शाह, ग्लोरिया जहरीले लहजे में बोली। शायद बॉस से रब्ता कायम हो गया था। तुमने इस पोल्ट्री फार्म पर हमला करके अच्छा नहीं किया, अब तुम अपनी बीवी को बचा सकती हो तो बचा लो। सुनो, ग्लोरिया आलम शाह शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला। मुझे इस वाक़े का अफसोस है, मैंने अपने आदमियों को किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। पहल तो इस पोल्ट्री फार्म के चौकीदार ने की थी। मैं तुमसे वजाहत नहीं चाहती, ग्लोरिया ने तलख अंदाज में कहा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे आदमियों ने नासिर को कत्ल किया है। मगर ग्लोरिया आलम शाह झिंझला कर बोला, इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? कसूर, ग्लोरिया ने तंजिया अंदाज में कहा, नासिर का क्या कसूर था? ये सब गलत फहमी में हुआ है, आलम शाह ने कहा। मैंने ट्रांसमीटर पर तुमसे रब्ता कराना चाहा, मगर तुमने शायद ट्रांसमीटर का बैटरी सेल निकाल लिया था, वरना मैं इसके ज़रिए तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करता। बहरहाल अब वक्त गुजर चुका है, ग्लोरिया ने कहा। अब तुम अपनी बीवी से हाथ धो बैठो। ग्लोरिया आलम शाह सख्त लहजे में बोला, मेरी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। फिर वो चौंक कर बोला, तुम जा कहाँ रही हो? इसने ट्रांसमीटर पर गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुन ली थी। हम तेरी ही तरफ आ रहे हैं हरामजादे, मुराद ने बुलंद आवाज़ में कहा। ये कौन है? आलम शाह जल्दी से बोला। ये नासिर का गार्ड है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। ये गुस्से में पागल हो रहा है, मैं तुम्हारी बीवी को इसी के हवाले कर दूंगी। अगर मेरी बीवी को मामूली सी तकलीफ भी हुई तो मैं। हाँ, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना, धमकियाँ मत दो आलम शाह, ग्लोरिया भुना कर बोली। अच्छा, क्या तुम नसरीन से मेरी बात करा सकती हो? मुझे इसकी आवाज़ तो सुना दो। मैंने जल्दी से ग्लोरिया को इशारा किया कि बीवी से आलम शाह की बात मत करवाना। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं इसे साल लिए हुए घूम रही हूँ? ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा। इस दफ़ा तुम इसकी गर्द को भी नहीं पहुँच सकोगे। नासिर का गार्ड इसे अंदरूनी सिंध में ले जाएगा, फिर तुम जानते ही हो कि क्या होगा, ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा। अब मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रही हूँ, मगर इसने ट्रांसमीटर को स्विच ऑफ नहीं किया। सुनो, ग्लोरिया आलम शाह का लहजा बदल गया, इसका अंदाज वही पुराना हो गया था। अगर नसरीन सुबह तक मुझे न मिली तो जानती हो क्या होगा? मैं अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूँगा, तुम्हें इस मुल्क से जिंदा नहीं निकलने दूंगा। फिर गैर मुतवक्के तौर पर इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दो, ग्लोरिया, मैंने जल्दी से कहा। बॉस झूठ बोल रहा था, इसमें कोई फ्यूज़ नहीं होता, वो इसकी मदद से हमारा सुराग लगा सकता है, इसे फ़ौरन ज़ाया कर दो। हमाकत की बातें मत करो, ग्लोरिया ने कहा। मैं इतना कीमती ट्रांसमीटर ज़ाया क्यों करूं? महज इसलिए कि आलम शाह हमारा सुराग लगा सकता है, और ये भी सिर्फ मफरूज़ा है। ये मफरूज़ा नहीं है। मैं झिंझला गया। तुम आलम शाह को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। अचानक ट्रांसमीटर पर एक कहका सुनाई दिया। मैं बुरी तरह चौंक उठा। यही हाल ग्लोरिया का था, वो ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करना भूल गई थी। फिर आलम शाह ने जहरीले लहजे में कहा, कामरान ठीक कहता है, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। मुझे शुरू ही से इल्म था कि तुम कहाँ कहाँ घूमती रही हो। सिर्फ घंटे सवा घंटे के लिए मैंने तुम्हारा सुराग खो दिया था। शायद तुमने ट्रांसमीटर को ज़मीन में दबा दिया था। अगर अब भी तुम मुझसे बात न करती तो मुझे कभी इल्म नहीं होता कि तुम कहाँ हो। आलम शाह तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। आलम शाह ने इसकी बात काट दी। अब वो जिंदा रही या मेरे लिए मर गई, आलम शाह कभी किसी से ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करता। मेरे आदमियों ने हर तरफ से तुम्हें घेर लिया है, अब तुम बच सकती हो तो अपनी जान बचा लो। फिर वो हकारत अमेज लहजे में बोला, और ये कामरान, ये तुम्हारा शरीक कार है, इसे तो मैं ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि आइंदा
कोई गद्दारी का तसव्वुर भी न कर सकेगा। मैंने झपट कर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया और ग्लोरिया से कहा, इसे जार में बंद कर दो और गाड़ी से उतर जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गए? ग्लोरिया ने ट्रांसमीटर को जार में रखते हुए कहा और तंजिया लहजे में बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आलम शाह से इतने खौफज़दा हो। अगर मुझे ये इल्म होता तो कभी तुम्हें एतमाद में न लेती। बेवकूफ़ लड़की, मैं बुरी तरह झंझला गया। मैं इससे खौफज़दा नहीं हूँ, मगर जानबूझकर खुद को मौत के मुँह में देना कहाँ की बहादुरी है। सुपर हाईवे पर वो हमें आराम से शिकार करेगा, हम न आगे जा सकते हैं न पीछे। दोनों तरफ से इसके आदमी हमारी घात में होंगे। तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है। वो लोग हमारा पीछा तो कर सकते हैं, मगर इसने फ़ोन या ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों को इतला दे दी होगी। वो लोग आगे भी हमारे मुंतज़िर होंगे। मैंने इसे कायल करना चाहा। हम लोग यहाँ उतर के पैदल निकल जाएंगे। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि सड़क के दरमियान मुझे 2 ट्रक खड़े नजर आए। ट्रक कुछ इस अंदाज में खड़े थे कि रास्ता मसदूद हो गया था। मुराद ने एकदम ब्रेक लगा दिए। धचका इतना शदीद था कि मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। ग्लोरिया और नसरीन भी उछल कर अगली सीटों से टकरा गई। ट्रक देखते ही मैंने खतरे की बू महसूस कर ली थी, इसलिए गाड़ी रुकते ही मैंने बाएं तरफ नशीब में छलांग लगा दी। नशीब में छोटी छोटी मगर घनी झाड़ियाँ थी। मैं इन्हीं झाड़ियों में दबक गया। मुराद ट्रक वालों को गालियाँ देता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। ट्रकों की दूसरी जानिब पुलिस की 2 मोबाइल गाड़ियाँ मौजूद थी। सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जमा हो रहा था। पुलिस वालों ने हैदराबाद की जानिब से आने वाली गाड़ियों पर कोई तवज्जो न दी। वो लोग इस तरफ बढ़े जिधर कराची से आने वाला ट्रैफिक था। मैं बैठे ही बैठे सूरत से दूसरी तरफ निकल गया। गाड़ियों की हेडलैम्प्स की जद से निकलते ही मैं तेज़ी से हैदराबाद की सिमत दौड़ा। सड़क की इस जानिब भी लोडिंग ट्रक की कतार लगती जा रही थी। मैंने मुख्तात अंदाज में सड़क का जायजा लिया। कतार में आने वाला आखिरी ट्रक मेरे सामने था। इसके पीछे आने वाली गाड़ी अभी बहुत दूर थी। इसमें से कोई मुझे नहीं देख सकता था। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं उठा और बिजली की सी तेज़ी से ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गया। इसमें लहसुन और प्याज की बोरियां भरी हुई थी। बोरियों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। मैं वहीं दबक गया। बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा, दम घुटने लगा और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सूरत हाल मज़ीद कुछ देर बरकरार रही तो मेरी मौत दम घुटने से वाक़ई हो जाएगी। जेब से रुमाल निकाल कर मैंने नाक पर रख लिया। इससे लहसुन और प्याज की बदबू किसी हद तक कम हो गई थी। मुझे यूं ही पड़े हुए न जाने कितनी देर हो गई थी, शायद आधा घंटा या 1 घंटा। फिर ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। मैं दिल पर जबर किए लेटा रहा। उठता तो पीछे से आने वाली मुसाफिर बस का ड्राइवर मुझे देख लेता। बस की हेडलाइट्स की रोशनी बराह रास्त ट्रक के अंदर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगने के बाद ट्रक ने अचानक स्पीड पकड़ ली। गोया मैं खतरे के निशान से बाहर निकल आया था। बस के ड्राइवर को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, इसलिए इसने फ़ौरन ही ट्रक को ओवरटेक कर लिया। रोशनी का सैलाब एकदम थम गया। अब सिर्फ इन कारों के हेडलैम्प्स की रोशनी थी जो बस के पीछे थी। फिर कारें भी सन्नाटे से आगे बढ़ गईं और एकदम अंधेरा हो गया। मैदान साफ होते ही मैं अपनी जगह से उठा और निस्बतन खुले हिस्से में पहुंचकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं एक बार फिर कराची की तरफ जा रहा था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी तशवीश थी कि कहीं पुलिस ने इसे अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार न कर लिया हो। मगविया भी इसी गाड़ी में मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि मौका मिला तो सोहराब घोट पहुंचते ही ट्रक से उतर जाऊंगा। ट्रक अमूमन वहां रुक जाते थे। न जाने कराची कितनी दूर रह गया था। मुराद ने बहुत तूफ़ानी अंदाज में ड्राइविंग की थी। हम सुपर हाईवे पर बहुत आगे निकल गए थे। मेरा जहन भटक कर एक मरतबा फिर ग्लोरिया की तरफ चला गया। इसने पुलिस को कैसे मुतमईन किया होगा? नसरीन की वहाँ मौजूदगी का क्या जवाब पेश किया होगा? मुझे मुराद की तरफ से फिक्र नहीं थी। वो अगर गिरफ्तार हो भी जाता है तो नासिर के वालिद इसे फौरी तौर पर रिहा करा लेते। ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने जानकर बाहर की तरफ देखा। हम सोहराब घोट पहुंच चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। मैंने तेज़ी से इर्द गिर्द का जायजा लिया और मुतमईन होने के बाद छलांग मार के नीचे उतरा है। फिर मैं लपक के बाएं तरफ नशीब में उतर गया। कुछ और अंधेरे में चलने के बाद मैं एक मरतबा फिर सड़क पे आ गया और तेज़ तेज़ कदम रखता सोहराब घोट के स्टॉप की तरफ बढ़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ मैं चंद दिन इत्मीनान से रुपोश होकर रह सकूँ और आइंदा की हिकमत अमली तय करता। मैं सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। मेरे जहन में कई दोस्तों के नाम आए, मगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे चंद दिन ठहरा लेता। चंद एक ऐसे थे जिनसे बॉस भी वाकिफ़ था। वो कभी कभार हमारे लिए काम कर लेते थे। इनकी तरफ तो जाना ही फजूल था। मैं किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था। वहाँ तो मैं बिल्कुल गैर महफूज होता। जब सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया तो मैंने कराची से निकलने का फ़ैसला कर लिया। मैं अगर किसी तरह लाहौर या रावलपिंडी पहुँच जाता तो बॉस मुझे क़यामत तक नहीं ढूंढ सकता था। वहाँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे बरसों पनाह दे सकते थे। मैंने लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया, मगर ये सब बातें की बातें थी। मुझे फौरी तौर पर सर छुपाने को एक ठिकाने की ज़रूरत थी। अचानक मेरे जहन में धमाका सा हुआ। मुझे अपने एक दोस्त एजाज का ख्याल आ गया जो मैट्रिक तक मेरे साथ ही पढ़ा था। फिर कॉलेज में हमारी राहें जुदा हो गई थी। स्कूल के ज़माने में इससे मेरी बहुत दोस्ती रही थी। बाद में भी इससे मुलाकात होती रही थी, मगर फिर इसके घर नहीं जा सका। वो किसी
मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और ख़ासा खुशहाल था। इसके वालिद सराजुल हक साहब आला सरकारी अफसर थे और हाल ही में रिटायर हुए थे। मैंने इसके घर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो नॉर्थ नाज़माबाद के ब्लॉक डी में रहता था। रात खासी गुजर चुकी थी मगर कराची की रौनक अभी तक मांद नहीं पड़ी थी। मैंने किसी सवारी की तलाश में नज़रें दौड़ाई मगर मुझे मायूसी हुई। सड़क पे गाड़ी तो थी मगर कोई रिक्शा या टैक्सी खाली नज़र नहीं आ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार मेरे नज़दीक से गुजरा। फिर इसने कुछ आगे जाकर मोटरसाइकिल रोक ली और मुड़कर मुझे देखने लगा। मैं इसके नज़दीक पहुंचा तो वो बोला, क्या ये रोड नागिन चुरंगी की तरफ जा रही है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, ये रोड सीधी नागिन चुरंगी पर जाकर निकलेगी। वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? मैं नॉर्थ कराची जाऊँगा, अगर जहमत न हो तो मुझे नागिन चुरंगी तक छोड़ दें। मैंने कहा, इसमें जहमत की क्या बात है? वो मुस्कुरा कर बोला, आइए बैठिए। मालूम होता है इस शहर में नहीं है आप? मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं पहली दफ़ा कराची आया हूँ। ये मोटरसाइकिल भी मेरे कज़न की है, इसने जवाब दिया। मैंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो शख्स मुझे बहुत बातूनी लग रहा था। मैं खामोशी से कुछ सोचना चाहता था। मेरी खामोशी से उकता कर वो खुद ही बोला, आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? मैं ज़रूरी काम से हैदराबाद गया था, मैंने जवाब दिया। इस दौरान में हम नागन चुरंगी तक पहुँच गए। मैंने इससे मोटरसाइकिल रुकवाई और उतर कर इसका शुक्रिया अदा किया। फिर जल्दी से खाली टैक्सी की तरफ बढ़ गया जो नॉर्थ कराची की तरफ से आकर खड़ी थी। नॉर्थ नाज़माबाद का ब्लॉक डी इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। शायद इलाके की बिजली फेल हो गई थी। टैक्सी मैंने मेन रोड पर ही छोड़ दी और वहाँ से पैदल एजाज के घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि रात के इस पहर किसी शरीफ आदमी को परेशान करूँगा। फिर एजाज अकेला होता तो कोई बात नहीं थी मगर इसके वालिदैन और बहनें भी थीं। मैं इन लोगों के लिए अजनबी तो नहीं था मगर इतनी रात गए इन्हें परेशान करना कहाँ की शराफत थी। मैं इसी तजब्जब में एजाज के घर तक पहुँच गया। अचानक लाइट आ गई। स्ट्रीट लैंप के जलते ही इलाके में पहली सी वीरानी न रही। गेट पर रुककर मैंने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया मगर बेल बजाने की हिम्मत न हुई। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया। इसी वक्त बंगले के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। गेट के पास मेरी आहट महसूस करके कुत्ता दीवानावार भौंक रहा था। मैं तेज़ी से पीछे हटा। अचानक गली में चौकीदार नमूदार हुआ। वो साइकिल पर सवार था। वो मेरे नज़दीक आकर रुक गया और मुश्तबा अंदाज में बोला, किसके घर जाना है आपको? मुझे सिराज साहब के घर जाना है, मैंने जवाब दिया। यही सामने वाला घर सिराज साहब का है, इसने मुझे बताया। मैं आगे बढ़ा और हिम्मत करके कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ऊपर से किसी ने पूछा, कौन है? आवाज़ एजाज की थी। मैं हूँ कामरान, मैंने जवाब दिया। कामरान? एजाज ने हैरत से दोहराया। फिर वो अंदर की तरफ गायब हो गया। कुत्ता अब भी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। एजाज ने मेन गेट की ज़ेली खिड़की खोली और बाहर आकर बोला, खैरियत तो है कामरान? इस वक्त कैसे आए? आओ अंदर आओ। चौकीदार इस वक्त तक वहीं खड़ा था। जब मैं एजाज के साथ अंदर दाखिल होने लगा तो वो साइकिल पर सवार होकर चला गया। मैं अंदर जाते हुए झिझक रहा था मगर कुत्ते का खौफ था। एजाज ने कुत्ते को डांटा तो वो एकदम खामोश हो गया। वो आला नस्ल का जर्मन शेफर्ड था। एजाज सीधा मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं कमरे में रखी हुई आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। इसने मुझसे पूछा, अब तो बताओ तुम कैसे आए? यार मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। सिर्फ एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। एक रात क्या? तुम जब तक दिल चाहे यहाँ रहो मगर मुझे बताओ तुम किस परेशानी में हो? एजाज ने कहा, कुछ कारोबारी दुश्मन मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, इन्हीं से बचकर मैं यहाँ आया हूँ। यार कारोबार में ऐसी क्या दुश्मनी? एजाज उलझ कर बोला, तुम नहीं समझोगे। मैं कल की फ़्लाइट से लाहौर या इस्लामाबाद चला जाऊँगा। अच्छा यार नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, एजाज ने बुरा मान कर कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो एजाज। मैंने कहा, बस तुम ये समझो कि मुझे अपने दुश्मनों से ख़तरा है। तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? एजाज चौंक कर बोला, अगर ऐसी बात है, अगर किसी को कत्ल भी किया है तो मुझसे मत छुपाओ, मैं हर किस्म के हालात में तुम्हारी मदद करूँगा। एजाज जज्बाती हो गया। फिर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, डैडी इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो सुबह वापस आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दो ताकि डैडी के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। तुम सुनना चाहते हो तो ज़रूर सुनो। मैंने तवील सांस लेकर कहा, अगर पहले मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। एजाज ने उठते हुए कहा, हाँ और मेरे लिए कोई शलवार सूट निकाल लेना। यार सूरत हाल तो बहुत गंभीर है, एजाज ने मेरी सुनकर कहा। खाने से फारिग होकर कॉफ़ी पीते हुए मैंने इसे सब कुछ तफसील से बता दिया। तुम लाहौर किसके पास जाओगे? वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, इन हालात में वही मेरी मदद कर सकते हैं। यार मेरा ख्याल है तुम कुछ दिन यहीं रहो, एजाज ने कहा। जब ख़तरा टल जाए तो यहाँ से चले जाना।
यहाँ रहने पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। तुम अगर तन्हा होते तो कोई बात नहीं थी, मगर अपने डैडी से क्या कहोगे? वो भी तो पूछेंगे कि कामरान यहाँ क्यों ठहरा हुआ है। डैडी को मुतमईन करना कोई मसला नहीं है, इनसे कुछ भी कह दूंगा, फिर तुम इनके लिए अजनबी तो नहीं हो। थकन से मेरा बुरा हाल था, मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। एजाज ने इसरार करके मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया था और ख़ुद वो एक तकिया और कंबल लेकर कारपेट पर लेट गया। इसने मेरी हालत देखकर कहा, अच्छा इस मौजू को अभी छोड़ो, सुबह बात करेंगे, तुम इस वक्त सो जाओ। मैंने इसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया, करवट बदल कर आंखें बंद कर ली और फिर ज़रा ही देर में अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। मेरी आंख खुली तो दिन खासा चढ़ चुका था। वॉल क्लॉक 10:30 बजा रही थी। एजाज कमरे में मौजूद नहीं था। मैं चंद मिनट कुशलबंदी से पड़ा रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई और एजाज की बहन सादिया कमरे में आ गई। शुक्र है आपकी नींद तो पूरी हुई, वो हंस कर बोली। मैं 2 दफ़ा पहले भी आ चुकी हूँ। अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, बस आते ही शुरू हो गई। मैंने भी हंस कर कहा, एजाज कहाँ है? सलाम तो मैंने पहले ही आपको कर लिया था, वो शोखी से बोली। लगता है आप अभी तक नींद में हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि भाईजान डैडी को लेने एयरपोर्ट गए हैं। अब आप नीचे चलकर नाश्ता कर लें। मैं इसके साथ नीचे आया तो साइमा और हुमैरा मुझे देखकर हैरान रह गई। दोनों ने मुझे सलाम किया। वो दोनों सादिया से छोटी थी। साइमा ने हैरत से कहा, आप कब आए कामरान भाई? मैं रात आया था, मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, आंटी कहाँ हैं? अम्मी लाउंज में हैं, सादिया ने जवाब दिया। आप वहीं चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। एजाज की वालदा लाउंज में बैठी थी। मैंने इन्हें सलाम किया और खामोशी से बैठ गया। वो अम्मी के इंतकाल पर आई थी तो देर तक मुझे तसल्ली देती रही थी। उन्होंने उठकर मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, सुबह एजाज ने मुझे बताया था कि तुम रात में किसी वक्त आए थे। सुना है तुम्हें बुखार आ गया था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं हैरान रह गया, फिर जल्दी से संभल कर बोला, मामूली सा टेम्परेचर हो गया था आंटी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एजाज ने अच्छा ही किया जो रात को तुम्हें रोक लिया। मैं समझ गया कि एजाज ने इनसे क्या कहा होगा। इस वक्त सादिया नाश्ता ले आई। नाश्ते के दौरान में आंटी ने बताया कि 10 दिन बाद सादिया की शादी हो रही है। ये सुनकर सादिया जल्दी से बाहर चली गई। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि एजाज और इसके डैडी आ गए। मैंने जल्दी से इन्हें सलाम किया। वो मेरे सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं एजाज के साथ इसके कमरे में आ गया। एजाज कुछ परेशान सा था। मैंने इससे पूछा, क्या बात है एजाज, तुम कुछ परेशान हो? कोई ख़ास बात नहीं है, एजाज ने यज़मुर्दा लहजे में कहा। देखो, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी है तो मैं अभी चला जाता हूँ। यार तुम्हारा कोई मसला नहीं है, इसने कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि सादिया की शादी हो रही है, अभी मुझे आंटी ने बताया है। मैंने कहा, इसका निकाह तो 2 साल पहले कर दिया था, रुखसती अब कर रहे हैं, मगर इसके ससुराल वाले बहुत लालची हैं। उन्होंने जहेज़ की एक लंबी लिस्ट दी है। डैडी ने और मैंने किसी न किसी तरह इनकी फरमाइशें पूरी कर दी। अब डैडी बता रहे हैं कि लड़का सलामी में कार का मुतालबा कर रहा है, कार भी होंडा स्विफ्ट नया मॉडल। लड़का करता क्या है? मैंने पूछा। लड़का डॉक्टर है और एक सरकारी अस्पताल में मुलाजिम है। इसके वालिद वजारत खारजा में बहुत अच्छे ओहदे पर हैं। निकाह से पहले उन्होंने जहेज़ की लिस्ट नहीं दी थी? मैंने पूछा। अगर वो निकाह से पहले ये शर्तें आयद करते तो मैं किसी कीमत पर राजी ना होता है, एजाज ने कहा। डैडी इसी सिलसिले में लड़के के बाप से बात करने इस्लामाबाद गए थे, मगर इस शख्स ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस मामले में क्या बोलूँ, ये तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का मामला है। फिर अब तुमने क्या सोचा है? मैंने पूछा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एजाज ने कहा, जहेज़ के चक्कर में हम लोग मकरूज हो गए हैं। अब तो किसी से कर्ज मिलने की उम्मीद भी नहीं है। कार भी कोई सस्ती नहीं है, इस वक्त 6.5 लाख की है। मैंने एजाज के लिए ख़तरे मोल लेने का फ़ैसला कर लिया। मेरे बैंक में इससे कहीं ज़्यादा रकम मौजूद थी। मैंने एजाज से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इतनी रकम मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, बस ज़रा बैंक तक जाना पड़ेगा। नहीं कामरान, एजाज ने सख्ती से इनकार कर दिया। तुम खुद ख़तरे में हो, अगर तुम बैंक जाते हो किसी की नज़र में आ गए तो ये ख़तरा तो मुझे मोल लेना ही पड़ेगा। मैंने इसके बाद काट दी। मुझे अपने लिए भी तो रकम की ज़रूरत पड़ेगी, खाली हाथ तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, एजाज ने कहा। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? मैंने जैकेट पहनते हुए सख्त लहजे में कहा। तो फिर मैं तुम्हारी रकम भी कबूल नहीं करूँगा, एजाज ने कहा। मैंने इसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। आखिरी से भी साल ले जाना पड़ा। मेरी जैकेट की खसूसी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद था। मैंने बाथरूम में जाकर इसका मैगजीन चेक किया और मुतमईन होकर रवाना हो गया। एजाज के पास पुरानी मॉडल की टोयोटा थी, मगर गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी। हम आधे घंटे में बैंक पहुंच गए। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो मुश्तबा हो। मैं अल्लाह का नाम लेकर बैंक में दाखिल हो गया। फिर नई चेक बुक बनवाने और रकम निकलवाने में मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि बैंक में फौरी तौर पर 15 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। बैंक मैनेजर से मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। इस बेचारे ने हेड ऑफिस से मेरे लिए रकम मंगवा ली, वरना बड़ी रकम निकालने के लिए पहले नोटिस देना होता है। एजाज ने घर से चलते हुए अपना ब्रीफ केस ले लिया था। हम वो रकम ब्रीफ केस में
टाल कर रवाना हो गए। मेरे इस बैंक अकाउंट का इल्म मेरे सिवा किसी को भी नहीं था। बॉस ने अगर निगरानी कराई भी होगी तो इस ब्रांच की कराई होगी जिसका इसे इल्म था। इस अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, मगर फ़िलहाल वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग घर पहुँचे। एजाज की डैडी, अम्मी और इसकी तीनों बहनें लॉन्च में बैठी थी। मुझे देखकर वो सब एकदम खामोश हो गए। तीनों लड़कियां तेज़ी से बाहर निकल गईं। आंटी भी मुझसे नज़रें चुरा रही थी। माहौल की इस तब्दीली को एजाज ने भी महसूस कर लिया और अपनी डैडी से बोला, क्या बात है डैडी, अनवर ने कोई नई फरमाइश कर दी क्या? अनवर इस लड़के का नाम था जिसके साथ सादिया की शादी हो रही थी। उन्होंने एजाज की बात का जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी से उठ गए और मुझसे बोले, तुम रात यहाँ किस वक्त पहुँचे थे? इनका लहजा दुरुस्त था। मैं अम्मी को बता चुका हूँ कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। सिराज साहब ने बेटे को झिड़क दिया। फिर मुझसे बोले, इससे पहले कि मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हें गिरफ्तार कराऊं, तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। डैडी, एजाज चीख कर बोला, आप मेरे दोस्त की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन? उन्होंने हकारत भरे लहजे में कहा। मैं इसकी तौहीन क्या करूं? उन्होंने अखबार उठाते हुए कहा। इसकी शराफत के तो डंके बज रहे हैं। ये कहकर उन्होंने अखबार एजाज की तरफ बढ़ा दिया। लो तुम भी पढ़ लो। एजाज ने अखबार लेकर देखा तो वो खबर मुझे भी नजर आ गई। फ्रंट पेज पर 3 कालमी खबर थी। खबर क्या थी? बम का धमाका था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हाईवे पर पुलिस ने मगविया नसरीन को बरामद कर लिया था। नासिर के ड्राइवर ने बयान दिया था कि नसरीन को नासिर के एक दोस्त कामरान ने अगवा करके पोल्ट्री फार्म पर रखा था। नासिर के कत्ल के बाद वो मगविया को वहां से निकाल कर भागा। इसके साथ एक गैर मुल्की औरत भी थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कामरान इसे गन पॉइंट पर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर दी तो वो और इसके साथी गाड़ी से फरार हो गए। बात अगर यहीं तक रहती तो मैं अपना दिफा कर सकता था, मगर पुलिस को गाड़ी से एक हाई पावर ट्रांसमीटर भी मिला था। फिर इस वारदात में मेरे साथ कोई गैर मुल्की औरत भी शरीक थी। पुलिस ने मुझे किसी बैरूनी ताकत का आला-ए-कार करार दे दिया था। अखबार में मेरी तस्वीर भी शाया हुई थी जो पुलिस ने मेरे घर से हासिल की थी। पुलिस ने नासिर के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पे और मेरे साथी औरत पे थोप दिया था और अपने तौर पर एक कहानी गढ़ ली थी कि मुलजिम कामरान की नासिर से दोस्ती थी। इसने इस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नासिर को मजबूर किया कि वो मगविया नसरीन को अपनी पोल्ट्री फार्म पर रखे। किसी मरहले पर नासिर ने इससे इख्तलाफ किया तो कामरान और इसके साथी ने मुस्तैल होकर नासिर और इसके मुलाजिम को कत्ल कर दिया और मगविया को वहाँ से लेकर निकल भागे, मगर पुलिस को बरवकत इल्म हो गया। इसने कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। मुलजिमान ने यह देखा तो मगविया को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस इनके तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। जल्द ही मजीद इंकशाफात की तवक्का थी। मैं खबर पढ़ के सन्नाटे में रह गया। मैंने हिम्मत करके कहा, अंकल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर मैं कसम खा कर कहता हूँ कि यह सब झूठ है। मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। एजाज की डैडी ने सर्द लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी हो, बस तुम यहाँ से चले जाओ। कामरान मुझे सब कुछ बता चुका है डैडी, एजाज ने कहा। पुलिस ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, ये बेगुनाह है। अगर ये बेगुनाह है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दी। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सराज साहब ने तंजिया लहजे में कहा, आपकी इस अदालत की बात कर रहे हैं अंकल? मुझे एकदम गुस्सा आ गया। किस कानून की बात कर रहे हैं? जब तक मेरी बेगुनाही साबित होगी इस वक्त तक पुलिस मुझ पर इतना तशद्दुद करेगी कि मैं किसी काबिल नहीं रहूँगा। बहरहाल मैं तो ये किसी सूरत में नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपके घराने पर कोई आ जाए। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर मैं झटके से मुड़ा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गया। बैंक से वापसी पर मैंने चमड़े की वो बेल्ट ख़रीद ली थी जो रकम रखने के लिए काम आती थी। वो खासी चोरी बेल्ट थी। मैंने बैंक से जो रकम निकलवाई थी इसमें से 8 लाख एजाज को दिए, बाकी रकम बेल्ट में रखी और बेल्ट कमर से बांध ली। मैंने एजाज के कपड़े उतार के अपनी जीन्स और जैकेट दोबारा पहनी, जूते पहने और हर तरह से तैयार होकर रवानगी के लिए तैयार हो गया। एजाज कमरे में मौजूद था मगर मुझे से नज़रें नहीं मिला रहा था। मैंने इसके कंधे पर हाथ मार के कहा, कम ऑन एजाज, फॉरगेट इट। वो नज़रें झुकाते हुए बोला, सॉरी कामरान। में छोड़ो यार, मैंने खुशदिली से कहा। अंकल की जगह मैं होता तो यही करता, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। अगर मैं यहाँ से गिरफ्तार हुआ तो तुम लोग वाकई मुसीबत में फंस सकते हो। जज्बाती होकर मत सोचो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मैंने इसे गले से लगा दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।